मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड आपकी जो है उसकी डेट शीट आ चुकी है। एडमिट कार्ड भी आपके जल्द ही इशू होने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम सेंटर का पता भी चल ही चुका होगा। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए पाठ्य सामग्री जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपके अच्छे अंक अवश्य आएंगे, परंतु आप इसके लिए ध्यान लगाकर सुनेंगे, ध्यान नहीं भटकाएंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें होंगी, अगर आप प्रयास करें कि कॉपी और कलम लेकर बैठें, जो डेट्स या कुछ ऐसी रचनाएं जो परीक्षा में बिल्कुल आने वाली हैं उनको नोट करना आप चाहें तो कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि क्वेश्चन आंसर खूब लिखें और एमसीक्यूज़ खूब सारा ढेर सारा बनाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं बातचीत। हमारा जो पहला पाठ है गद्य खंड का, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, तो उनकी रचना है बातचीत। तो रचना पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बालकृष्ण भट्ट के बारे में जान लेते हैं, जो परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, पूरे चांस हैं कि आपके आएंगे। तो आपको जो जो बातें याद करानी है मैं केवल वही पढ़ रहा हूँ और आप उसको नोट करते जाएंगे दिमाग में। ठीक है ना, क्योंकि कलम कॉपी में नोट करने से अब कुछ होगा नहीं अगर आप उसको दिमाग में नोट नहीं करेंगे तो। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म यूपी में हुआ है और यूपी के इलाहाबाद में। इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। और कब हुआ है? 23 जून 1844 में उनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी है ना, बेना जिससे हम लोग हाँकते हैं ना बिहार में, बेना से बना है बेनी, बेनी प्रसाद भट्ट, ऐसे याद कर ले आप। और बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। तो बेनी प्रसाद उनके पिता का नाम और माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा परीक्षा में। तो जो परीक्षा उपयोगी हम लोग वही पढ़ेंगे, फालतू पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग हिंदी प्रदीप। ये उनकी पत्रिका थी, पत्रिका मतलब मैगजीन जो उन्होंने निकाली थी आपको। तो इस पत्रिका के माध्यम से भी बालकृष्ण भट्ट की पहचान होती है। तो पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? संपादक, ठीक है ना, संपादक मतलब ऐसा व्यक्ति जो पत्रिका में छापने के लिए छापने योग्य जो सामग्री तैयार करता है किसी भी पत्रिका में, उसे कहते हैं संपादक। तो पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। ठीक है ना, इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए इतना आपने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है बच्चों मैं केवल वही बता रहा हूँ। बालकृष्ण भट्ट को क्या क्या कहा गया है? तो आधुनिक गद्य का निर्माता कहा गया है और भारतीय युग का प्रमुख साहित्यकार कहा गया है। अगर आपने भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें एक युग आता है भारतेंदु युग। ठीक है ना, आधुनिक काल में, क्योंकि साहित्य को 4 कालों में बांटा गया था। आदि काल आपका, उसके बाद आता है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से ही होती है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रचार हुआ और उसी युग के हमारे लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और भी बहुत सारे लेखक थे, प्रताप नारायण मिश्र भी थे, बालकृष्ण भट्ट भी थे और बहुत सारे थे। ठीक है ना, और तो ये हिंदी गद्य के निर्माता भी हैं, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भी हैं, महान पत्रकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आलोचना किसे कहते हैं? जब कोई किसी किताब पर कोई लेखक दूसरे लेखक की किताब पर कुछ लिखता है, उसके बारे में उसकी कमियों को उजागर करता है, तो वही जो आपका लेखन है, रचना है, वो आलोचना कहलाती है। तो आपके बालकृष्ण भट्ट आलोचक भी थे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म तो आप जान चुके हैं, मृत्यु है 20 जुलाई 1914।
तो जन्म और मृत्यु जरूर याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जन्म 1844 में हुआ है और मृत्यु 1914 में। इसको नोट कर ले आप, है ना। एकदम शॉर्ट नोट्स रेडी कर लें ताकि आप परीक्षा के दिन जाएं एग्जाम हॉल में तो आप उसको पढ़ के चले जाएं 1 घंटे से पहले, ताकि एकदम दिमाग बैठा रहे। अब हम लोग जानेंगे ये सभी जो बातें हैं यहाँ जो दी गई हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये साहित्यिक विशेषताएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, लेकिन कोई लाभ आपको नहीं होने वाला परीक्षा में, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने जो हमारी परीक्षा के लिए जो उपयोगी है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से उपन्यास की बात हम लोग करते हैं, उनकी नोवेल की बात करते हैं जो परीक्षा में आएगा। दम देखिएगा, ये सब जरूर देखने को मिलेगा आपको। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान है, ठीक है ना। यहाँ अनाज कर दिया गया है, यहाँ 100 अजान, 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा। तो ये आप याद कर ले। इसमें 2 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान और 1 सुजान, ठीक है। तो ये उनका उपन्यास है, किनका, बालकृष्ण भट्ट का। अब आगे पढ़ते हैं नाटक के बारे में कि नाटक जो उन्होंने लिखा है तो पद्मावती, किरातार्जुनिया, वेणु संहार, शिशुपालवध, नल दमयंती, और इधर और भी है सीता वनवास, और मेघनाद वध भी था, इसमें नहीं दिया गया है, परीक्षा में था। तो ये आप जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। किरातार्जुनिया ये आ चुका है परीक्षा में, शिशुपाल वध, नल दमयंती और मेघनाद वध, ये भी आप नोट डाउन कर ले, मेघनाद, ठीक है। मेरा नाम मेघनाथ है लेकिन यहाँ द दिया गया है, ध्यान देंगे आप। तो ये मेघनाद वध ये भी उनका नाटक है, आप इसको लिख लेंगे या ऐसे ही सुन लीजिए, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रहसन, प्रहसन भी एक गद्य शैली है, मैं बाद में बताऊंगा, आपको अभी समय नहीं है आपके पास ना मेरे पास। तो प्रहसन में आचार विडंबना ये पूरा आने का चांस है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे उनके निबंध की। तो उनके निबंध 2 खंडों में निबंध प्रकाशित है। निबंधों की संख्या पता है कितनी है, 1000। तो 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा है। किस नाम से, भट्ट निबंध माला से उनके निबंध जो है 1000 निबंध हैं वो संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने बात कर ली आपकी क्या कहते हैं लेखक परिचय की, जिससे 1 या 2 नंबर तो पक्का तय है क्या आएगा, ठीक है। कंफर्म रख लीजिए आप इसको लिख कर, और कमेंट करेंगे आप बाद में, अभी नहीं, परीक्षा जब आपकी हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सारांश की। सारांश क्या है, मेन तो सारांश है। सारांश समझ गए तो आप सब समझ जाएंगी। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, सारांश में जो सारांश है वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, सारांश यहाँ शुरू होता है, ठीक है। यहाँ बातचीत की बात की गई है कि बातचीत क्या होता है, कितने लोगों के बीच होता है, ठीक है ना, किन किन लोगों के बीच क्या क्या बातचीत होती है, ये सारी बातों को यहाँ बताया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए समझते हैं। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, देखिए भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, लेकिन उन सब में एक और वरदान के रूप में भगवान ने मनुष्य को दिया है, वो शक्ति है वाक शक्ति, अर्थात बोलने की शक्ति, ठीक है ना। तो बातचीत और स्पीच, यहाँ 2 शब्द आए हैं, देख लीजिए आप, यहाँ 2 शब्द आए हैं, बातचीत और स्पीच। स्पीच की हिंदी होती है भाषण, ठीक है ना, भाषण। तो भाषण और बातचीत की तुलना की गई है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो भाषण में जो भाषण देने वाला होता है यानी वक्ता जो होता है, उसको चुटीली बात कहने का मौका मिलता है, हंसी मजाक करने का मौका मिलता है। जब वो ऐसी कोई चुटीली बात, मजाक वाली बात बोलता है तो लोग क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, श्रोता में जोश भर देता है, ठीक है ना। तो ये आपका स्पीच का जो है विशेषता है, स्पीच यानी भाषण की विशेषता। अब वहीं बातचीत की जाए, बातचीत की तो इसमें वैसी विशेषता नहीं होती है जो स्पीच में होती है, क्योंकि बातचीत तो साधारण तरीके होती है। जैसे आप 2 से बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कौन चुटीली बात होगी कि सुनकर 4 लोग हंसें, 4 लोग ताली बजाएं, ऐसा तो कोई बात होता नहीं है, ठीक है ना।
तो वही बात यहाँ दी जा रही है। देखिए, अब मैं इसीलिए अपने शब्दों में बोल रहा हूँ ताकि आप इसको लिख पाएँ परीक्षा में कि बातचीत और स्पीच के बीच क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो बातचीत में वक्ता को नाज नखरा करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो बातचीत में नाज नखरा करने का मौका किसे नहीं मिलता? वक्ता को, यानी बोलने वाले को। लेकिन यही मौका किसे मिलता है? स्पीच देने वाले को, भाषण देने वाले को, ठीक है ना। तो परंतु वक्तृता में, वक्तृता मतलब क्या? भाषण में चुटीली बात वक्ता को लानी पड़ती है। अगर चुटीली बात नहीं बोलेगा, चुटीली मतलब क्या? मजाक, ठीक है ना, चुहलबाजी वाली बात, तो अगर वो नहीं लाएगा वक्ता तो फिर सुनेगा कौन उसकी बात को, भाषण देने वाले की बात को। इसीलिए चुटीली बात लानी पड़ती है वक्ता को, जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब क्या हो? लोग हाथों से करतल मतलब हाथों से क्या बजाएं? तालियां बजाएं। बातचीत जहाँ दो आदमी का प्रेम पूर्वक संलाप है, वहाँ स्पीच का उद्देश्य श्रोता में क्या कर देना? जोश पैदा करिए। तो अंतर है, देख रहे हैं आप ना, कि बातचीत क्या करता है? आपस में दो व्यक्तियों के प्रेम पूर्वक जो बातें हैं उसको पूरी करता है। मतलब दो लोग होते हैं जहाँ पर आपस में वो अपने मन की बातों को शेयर करते हैं। वहीं स्पीच का उद्देश्य क्या होता है बताइए? स्पीच का उद्देश्य एम क्या होता है कि श्रोता में, यानी सुनने वालों में क्या पैदा करना? जोश पैदा करना। तो ये अंतर है आपका किसमें? स्पीच में और बातचीत में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे यहाँ बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बातचीत के महत्व को बताया गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो बातचीत में देखिए, ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, ठीक है ना, ज़िंदगी को अगर आनंददायक बनाना है तो बातचीत जो है बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर आप गूंगे हैं तो नहीं बोल पाएंगे तो आप लुंज पुंज से जहाँ तहाँ पड़े रहेंगे। ये आपकी किताब में आया हुआ है, ठीक है ना। अगर ईश्वर ने बोलने की शक्ति नहीं दी होती तो हम लोग लुंज पुंज से जहाँ तहाँ बैठे रहते, बोलने की नहीं शक्ति, तो भैया क्या बोलेंगे, है कि नहीं। बातचीत में चित्त हल्का हो जाता है। देखिए, अगर आपके मन में कोई बात है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई भी बात चल रही है और आप उसको किसी से कह देते हैं तो आपका चित्त, यानी क्या, मन आपका हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। लेखक ने बातचीत को राम रमौवल की भी संज्ञा दी है। अर्थ है, कहने का अर्थ है कि कुछ लोग टाइम पास का भी माध्यम यानी साधन बनाते हैं, किसको? बातचीत को, ठीक है ना। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। 16 वर्ष तक किसके बीच रहे वो? जानवरों के बीच रहे, कुत्ते बिल्लियों आदि के बीच रहे वो। और एक आदमी उनको मिला जिसका नाम था फ्राइडे। किनको मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को। और रॉबिन्सन क्रूसो जब फ्राइडे से मिला तो फ्राइडे ने केवल कुछ शब्द बोले थे रॉबिन्सन क्रूसो को, जिसको सुनकर रॉबिन्सन क्रूसो जो है मतलब बाग हो गया। कहने का अर्थ है कि प्रफुल्लित हो गया, उसका दिल पूरा प्रसन्न हो गया, गार्डन हो गया, ठीक है ना। वही बात यहाँ दी गई है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्षों से कुत्तों बिल्लियों के बीच रह रहा था और उसके बाद जब फ्राइडे के मुख से उसने मनुष्य की बोली सुनी तो उसको सुनकर वो आनंद विभोर हो गया, यानी आनंद से वो भर गया, गदगद हो गया। चलिए, इम्पोर्टेंट था आपका, इसको आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। मनुष्य का गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। अब ये क्यों है भाई कि गुण दोष प्रकट कैसे करेगा बातचीत? देखिए, जैसे आप किसी से बातचीत करेंगे तब उसका आंतरिक स्वभाव, आंतरिक मतलब अंदर का जो स्वभाव है, चरित्र है, उसे आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि ऊपर का जो हमारा वेशभूषा है उससे आप किसी को नहीं समझ सकते हैं। अच्छा कपड़ा पहनने वाला भी चरित्रहीन निकल सकता है, खराब कपड़ा पहनने वाला चरित्रवान निकल सकता है। चाहे आप कपड़े से किसी को आप जज नहीं कर सकते हो, आप उसको बातचीत करके जज कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेन जॉनसन एक व्यक्ति हैं आपके, वो क्या कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार बोर्ड में, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। पंक्तियां दी जाती हैं और उसको अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन आया था पिछले बार। तो बोलने से मनुष्य के रूप मतलब मनुष्य का जो वास्तविक रूप है, आंतरिक रूप है, उससे साक्षात्कार होता, मतलब क्या, उससे व्यक्ति को, सामने वाले को परिचय मिलता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है। वहीं एडिसन क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब वास्तविक बातचीत, ओरिजिनल बातचीत जो है केवल कितने लोगों में? दो व्यक्तियों में हो सकती है। कौन कहते हैं वो? एडिसन जी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बताइए?
तो क्योंकि अगर दो व्यक्ति होंगे तो वो अपने सामने जो है अपना दिल खोल देंगे, मतलब एक दूसरे के सामने। दिल खोलना मतलब क्या, अपना हार्ट निकाल देना अंदर का, है ना, इंटरनल पार्ट्स को नहीं। दिल निकालना मतलब अपने मन की बातों को, अपने मन की भावनाओं को, विचारों को मतलब खुले मन से प्रकट करते हैं जब दो लोग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही जब तीसरा आ जाता है तो उनकी बातचीत की जो धारा है, यानी बातचीत का जो विषय है वो बदल जाता है। जैसे आप दो दोस्त बात कर रहे हो और वहीं तीसरा अगर आ गया तो क्या आप वो जो बात कर रहे थे, क्या वो बात करोगे आप? नहीं ना, आप अपनी बात को बदल दोगे। तो जब बातचीत आप कर रहे थे उसकी धारा बदल गई, वो अलग दिशा में मुड़ जाएगा। फिर बातचीत में जब चार व्यक्ति लग जाते हैं तो बेतकल्लुफ़ी का फॉर्मेलिटी ले आती। कहने का अर्थ है कि जब 1 से 2 और 2 से 3 जब होते हैं, 3 से 4 हो जाते हैं तो वो फिर बातचीत नहीं होती, वो फिर फॉर्मेलिटी बनकर एक शिष्टाचार बनकर रह जाती है। वे ज़बरदस्ती बात करनी ही है। जैसे आप कॉलेज गए हो, वर्क प्लेस में गए हो, बाज़ार गए हो, 4-5 लोग जब मिल जाते हैं तो क्या आप दिल से बात करते हो? जैसे दो लोग की बीच जो बातचीत दिल से होती है, क्या वैसी बातचीत हो पाती है? नहीं ना। तो वैसे ही, ठीक है ना। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इस हुनर को नहीं पाते। ये देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले बार। तो कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? बातचीत करने का आर्ट यानी कला, ठीक है ना। ये कहाँ पर है बताइए? यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इस हुनर को नहीं पाते हैं। काव्य कला मतलब वहाँ के लोगों में स्पीच आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इतना ज़्यादा है कि वो गुण जो है स्पीच और लेख दोनों में नहीं है, ठीक है ना। काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली 2-4 दिली दोस्त 25 वर्ष के ऊपर वाले नीचे वाले युवक युवतियां अपने अपने ढंग से आपसी बातचीत का सरसता को बनाए रखते हैं। अब देखिए, अब जहाँ पर 2-4 दोस्त मिल जाएंगे, युवक युवतियाँ मिल जाएंगी, या 25 वर्ष से ऊपर वाले के जो लोग मिलेंगे, उनकी बात में एक अलग सरसता यानी आनंद मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति के, हर उम्र के व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति होते हैं और हर अलग अलग उम्र के व्यक्ति की बातचीत में एक अलग तरह का अनुभव हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे, वो क्या बात करेंगे बताइए? उनकी बात में कुछ रहेगा। लेकिन वहीं जब नवयुवक नवयुवती बात करेंगे तो उनकी बात को सुनने में मज़ा आएगा। जब बूढ़े लोग बात करेंगे तो वो लोग ज़माने की शिकायत करेंगे, अपने ज़माने की तुलना, पुराने ज़माने की तुलना अपने इस ज़माने से, आपके ज़माने से करेंगे, ठीक है ना। वहीं जब औरतें मिल जाएंगी तो बस चुगली करेंगी, चाहे उनका कुकर फट जाए, उनके दाल जल जाए, उनके चावल जल जाएँ, ठीक है ना। बहुत सारी बातें बताई गई हैं इस पाठ में। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना, किताब पढ़ लें आप, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी पढ़ लेते हैं ना आप, काफ़ी है। बातचीत होने के लिए एक दूसरे के पास आने जाने में शिष्टाचार की त्रुटि हो सकती है। चलिए, इसे इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि एक लास्ट यहाँ बताया नहीं गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको वास्तविक बातचीत तो पता चल चुका है कि दो लोगों के बीच होती है, ठीक है ना। लेकिन बातचीत का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है अपने आप से बातचीत करना, ठीक है ना। जब आप अपने आप से बातचीत करने लगते हो तो वो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है, अपने आप से बात करना। यहाँ पर नहीं दिया गया, देखिए ऐसे दिया गया, मुझे लग रहा है यहाँ दिया गया, लेकिन अलग शब्दों में देखिए दिया गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि निष्कर्षतः मौन की साधना का साधक बनकर अपने आप से बात करना, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट है बातचीत करने का तरीका, है ना। ये हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि भाई मौन होकर हमें साधक जैसा बनकर अपने आप से क्या करना चाहिए? बातचीत करनी चाहिए, और वो सबसे उत्तम तरीका है। तो ये सारांश आपका हो गया प्यारे बच्चों। अब लोग MCQs पर आते हैं, क्योंकि MCQs आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग इस MCQs को बनाएं आप घर पर, और कलम कॉपी लेकर बैठे आप, ताकि आप MCQs बना पाएँ, क्योंकि आपके 100 नंबर के MCQs आने वाले, ठीक है ना। और 100 में 50 व्याकरण से और 50 आपका लिटरेचर से रहेगा, यानी आपकी किताब से, है ना। 3 किताबें हैं आपकी हिंदी में, ध्यान दीजिएगा आप, एक किताब नहीं है आपकी, 3 किताबें हैं, है ना। दिगंत है आपका, हिंदी व्याकरण है आपका, हिंदी भाषा साहित्य की कथा है। इन तीनों से मिला के 100 नंबर का आपको, 100 नंबर का आएगा, जिसमें आपका 2 किताब, जिसका नाम है दिगंत और एक का नाम है आपका हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ये दोनों मिलाकर 50 नंबर का, और हिंदी व्याकरण से केवल 50 नंबर का आएगा, ठीक है ना। ग्रामर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं प्रयास करूंगा अगर मेरे पास समय बचेगा तो, क्योंकि मैं भी स्कूल जाता हूं और मुझे आने में 6-7 बज जाते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए ये स्पेशल लाया था। मेरे बच्चे जो बहुत बार बार बोल रहे थे कि सर आप बिहार बोर्ड भी पढ़ाएं, क्योंकि मैं CBSE पढ़ाता था, अभी मैं बिहार बोर्ड शुरू किया हूँ पढ़ाना। तो आइए शुरू करते हैं MCQs। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठ जाएं और आंसर आप लोग देंगे। यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं इसको आंसर को छिपा रहा हूँ। चलिए, तो पहला आपका जो प्रश्न है मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग फटाफट टिक लगाएंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, बताएंगे आप जल्दी से। चलिए, मैं समय देता हूं आपको 5 सेकंड का, बनाइए आप। 5 सेकंड बीत गए हैं, तो आपका उनका जन्म हुआ है 23 जून 1844। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। अगला है बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? थोड़ा धीरे बोलो बेटा, ठीक है। मृत्यु कब हुई बताना है आपको। तो इनकी मृत्यु हुई है 20 जुलाई 1914 में, ठीक है ना। तो 23 जून को उनका जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई है? 20 जुलाई 1914। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब आप प्रश्न बना लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं आप। उसके बाद उनके पिता का नाम क्या बालकृष्ण भट्ट का? तो ये भी आप जानते हैं, बेना, जिसे हवा लगाते हैं हम लोग। तो बेना से क्या बन गया? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान था, तीनों का ऑप्शन कहीं दिया गया है। आगे भी का शायद होगा, है ना, देखिए आप लोग। चलिए आगे है आपका बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या है बताइए? सावित्री देवी, पार्वती देवी, श्यामा या राधिका? चलिए बनाइए इसका आंसर आप। मैं रुक रहा हूँ आपके लिए। तो शंकर जी की जो धर्म पत्नी है, जिनका नाम क्या है? पार्वती जी, ठीक है ना। पार्वती देवी का नाम याद कर ले, पार्वती देवी, ठीक है ना। बातचीत शीर्षक जो निबंध है, उसके निबंधकार कौन है बताइए? ये तो बिल्कुल आसान है। और एक बात और पता चल गई हमें कि ये निबंध है, परीक्षा में आ गया कि बातचीत जो पाठ है वो किस गद्य शैली में, किस गद्य शैली दिया रहेगा बेटा, या गद्य विधा दी रहेगी, ठीक है ना। गद्य शैली या गद्य विधा ऐसे लिखा रहेगा, देख लीजिए। तो किस गद्य विधा या गद्य शैली में दिया गया है? तो निबंध में क्या होगा? निबंध। एक क्वेश्चन और बन गया आपका। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कि निबंधकार कौन है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो आप ये तो सब जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ही इसके लेखक हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं रही। अब अगला है आपका कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, मतलब इनमें से चारों में से क्या होगा बताइए आप। तो बातचीत की शैली, यानी बातचीत कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, कैसे करना चाहिए, कितने लोग के बीच बातचीत होती है, सब बहुत कुछ बताया उन्होंने। अब चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट था, मैंने बता चुका हूँ आपको कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ऐसे आधुनिक युग के रचनाकार हैं, लेकिन आधुनिक युग यहाँ दिया नहीं है, देख लीजिए आप, दिया है नहीं ना, तो भी बता चुका हूँ। तो वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। कौन बताइए? आपके बालकृष्ण भट्ट। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है, देख लीजिए आप, मॉडल पेपर लिखा हुआ है। आगे है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है बताइए आप। तो ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ठीक है ना, ऐसे याद करना है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की जो पत्रिका है उसका संपादन किया है बालकृष्ण भट्ट ने। आगे है ये क्वेश्चन, बालकृष्ण आपके लेखक परिषद पूछा गया है, किस शब्द का उन्होंने किस शब्दकोश का संपादन किया। शब्दकोश मीन्स क्या होता है बताइए? मतलब डिक्शनरी, ठीक है ना। तो भैया ये हिंदी के लेखक रहते थे, हिंदी शब्दकोश होगा, ठीक है ना। तो घ इसका आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ये आपको पता चल चुका है। आगे है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार हैं? ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ये भी बता चुका हूँ मैं कि वो एक आलोचक भी रह चुके हैं, आलोचना की है। अब पूछ देगा कि आपको कि किसकी आलोचना उन्होंने की है, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके बारे में कुछ? अगर पता है तो आप लोग कमेंट करें, वरना मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि उन्होंने किस आपकी रचना की आलोचना की थी, जिसका नाम क्या था, उसके उनके उस आलोचना का जिन्होंने आलोचना किया था उसके लेखक का नाम क्या था। ऐसे तो बालकृष्ण भट्ट आलोचक हैं ही, ठीक है ना,
लास्ट में बताऊंगा। आप लोग पहले कमेंट करें कि उन्होंने किसकी आलोचना की थी, किस पाठ की आलोचना की थी, और उस लेखक का नाम भी बताएंगे जिनके रचना की उन्होंने आलोचना की है। चलिए अब बताएंगे कि ये किस भाषा के प्रमुख महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक हैं। भैया ये तो बिल्कुल आसान है, हिंदी भाषा की। आगे है, भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है, बताएंगे आप। क्या कहा है आचार्य शुक्ल ने? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था आचार्य शुक्ल ने, और उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा था, बताइए, किसकी संज्ञा दी थी, बताना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, किस श्रेणी के बीच रखा है, बताइए। हिंदी का एडिशन या हिंदी का स्टील, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे आप। तो आचार्य शुक्ल ने भट्ट जी को क्या कहा है, हिंदी का स्टील या हिंदी का एडिशन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेंगे इसको एक बार जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्यकार तुलना करते हुए, हम यहाँ गलत हम पढ़े, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में, ठीक है ना, किन किन विधाओं में रचनाएं की हैं, उपन्यास में की, नाटक में की, कहानी में की, बताइए। तो इन्होंने सभी विधाओं में, कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा, प्रहसन भी लिखा, निबंध भी लिखा है। जितनी भी गद्य शैलियाँ जो प्रमुख होती हैं सब में लिख डाला इन्होंने भैया, ठीक है। आगे है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या कहा, क्या दिया है भट्ट जी ने, बताइए आप। 15 नंबर क्वेश्चन। तो इन्होंने नवीन धरातल दिया है, हिंदी को नवीन दिशा दी है और नया रंग रूप दिया है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य की दी है, उनमें एक और शक्ति क्या है, बताइए। खेलने कूदने की शक्ति है, बताइए। मतलब ऐसे तो भगवान ने बहुत से शक्तियाँ दी हैं, लेकिन अनेक शक्तियों के बावजूद उन्होंने एक वरदान दिया है, ईश्वर ने वरदान दिया है मनुष्य को। आखिर वो कौन सा वरदान है, बताइए। भैया ये तो बहुत आसान है, बातचीत करने की शक्ति, वाक शक्ति। वाक मतलब क्या होता है, बोलना। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है, बताइए। वाक शक्ति अगर आपको ना दी जाए, बोलने की शक्ति, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, बोलिए। तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये संबंध इसका बोलने से नहीं है। चलना, देखना, खाना, ये तो बोलने थोड़ी है। रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे, बताइए, है ना, कौन थे बताइए। तो वो जंगली जानवरों के बीच पलने वाले एक आदमी थे, जिन्होंने एक बार एक व्यक्ति से बातचीत की थी और बहुत आनंद विभोर हो गए थे। रॉबिन्सन क्रूसो जो बिल्ली कुत्तों के साथ रहते थे। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता, बताइए, हैं। तो वो है गुण और दोष प्रकट नहीं होता। तो बातचीत नहीं करोगे तो पता क्या चलेगा कि उसका गुण क्या है, दोष क्या है। असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्ति में होती है, 2 व्यक्ति में। एक क्वेश्चन बन गया आपका, यह किसका मत है, किसने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर है ग, एडिसन ने ये बात कही थी। आगे है कि कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, मतलब वो बातें जो गुप्त बातें हैं वो खुल जाती हैं, मतलब प्रकट हो जाती हैं, लोगों के सामने आ जाती हैं, बताइए। 2 व्यक्तियों के कानों में नहीं, भाई 2 रहेंगे थोड़ी होगा, 2 लोग कैसे चुगलखोरी थोड़ी करते हैं, है ना। बताइए कितने व्यक्तियों में, 6 व्यक्तियों कानों में। लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है, क्योंकि आपका जो किताब है उसमें 6 कान दिया गया था, 6 व्यक्तियों का कान नहीं दिया गया था। किताब में एक बार देख लेंगे, ठीक है, तब कमेंट करेंगे कि 6 कान दिया गया है या 6 व्यक्ति के कान दिया गया है। 6 कान मतलब क्या हो जाएगा, बताइए, 3 व्यक्ति के कानों में, ठीक है ना, उसके अनुसार आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया आंसर ख, तो मैं इसको मानने के लिए स्वीकार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं देखूँगा तो बता दूँगा आपको, कमेंट करेंगे आप भी। अशिक्षित लोग की बातचीत को क्या कहते हैं, जो अशिक्षित पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनकी बात को क्या कहा जाता है, बताइए। बत कही कहा जाता है, मतलब क्या, बिना मतलब के बात करना, जिसका कोई अर्थ ना हो,
मतलब कोई सार्थकता ना हो, जिसमें कोई पुट ना हो बातचीत का, बस यूं ही बोले जा रहे हैं। यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहा जाता है? यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ये जो आंसर है गलत शब्द दिया गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये यूरोप लोगों से हमें मिला है कि वो कैसे बातचीत करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, बस इसको छोड़ दीजिए आप। सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ मतलब क्या होता है? ऐसी गोष्ठी, गोष्ठी मतलब सभा, ठीक है ना। तो सुदृढ़ गोष्ठी यानी अच्छी सभा कैसी होती है? कौन कौन लोग होते हैं बताइए? ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं बताइए? यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को कही गई है, क्योंकि वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जानते हैं, यानी बातचीत करने की कला को रखते हैं। ऐसे लोग सुदृढ़ गोष्ठी में शामिल होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं, ये बताना है आपको। यूरोपीय विद्वान यानी जिनके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला होती है, वो कैसे अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं? तो वो चतुराई पूर्ण प्रसंग के द्वारा, यानी बड़ी चालाकी से वो अपनी बात को रखते हैं लोग के सामने। लास्ट क्वेश्चन आपका कि इनके बीच घंटे भर तक काँव काँव करते रहने पर कुछ ना होगा, हैं? तो वो है शुष्क पंडितों के बीच। तो जो मतलब समझिए तो एक तरह से उदासीन व्यक्ति हैं, उनके सामने अगर कुछ भी बोलते रहिए कोई आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखिए सब क्वेश्चन है, आप इनको देख लेंगे एक बार, ठीक है, पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे। चलिए मैं ही पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो बहुत सारा लंबा है, वीडियो बन जाएगा लेकिन, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? बोलने की कला अगर ना होती तो क्या होता बताइए? तो हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मूक बधिर होता, मतलब गूंगा होता, बोल नहीं पाता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, वह ईश्वरीय अनमोल की दी हुई कृति है। यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो हम मनुष्य पशुओं की भांति होते। जो सुख दुख हम इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वह वाक शक्ति न रहने कारण कह नहीं। मतलब इंद्रिय मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर हम उनसे अनुभव कर रहे हैं और हमें बोलने की शक्ति ना हो तो कैसे हम लोग बोलेंगे? बोलिए कि हाँ हमें भाई पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, सब खुशी हो रही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन, ये पक्का आएगा, देख लीजिएगा आप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला प्रविधि है, नहीं कला है एक, है ना। बातचीत कैसे की जाए, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में पाई जाती। कहने का अर्थ ये है कि जो कविता की कला में प्रवीण होते हैं, ऐसे विद्वानों की मंडली में इस प्रविधि का पूरा प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 4 से अधिक की बातचीत को केवल राम नामावल कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये व्याख्या है इसे।